कानपुर स्टेशन से अमान और उसकी बीवी ने खलीम को फोन किया। भाई, हम स्टेशन से निकल चुके हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे तुम्हारे गांव। खलीम के लिए यह खुशी का मौका था। बचपन का दोस्त अमान पहली बार अपनी बीवी के साथ गांव आ रहा था। खलीम ने गांव के अपने बाकी दोस्तों मोहम्मद, सागर, मामा का बॉय और गीशान को भी खबर दी। दोपहर करीब 3 बजे एक सफेद ऑल्टो कार धूल उड़ाती हुई गांव के मोड़ पर पहुंची। कार से उतरे अमान और उसकी बीवी। दोनों थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर शहर छोड़कर गांव की शांति का सुकून था। गांव के बुजुर्गों ने देखा तो बोले, कौन है ये लड़का शहर से आया? खलीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा दोस्त है, लखनऊ से, घूमने आया है कुछ दिन के लिए। अमान और उसकी बीवी को खलीम के घर में ठहराया गया। घर के पास ही आम, जामुन और नींबू का पुराना बाग था, जहां दिन में भी एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता। रात को जब सब लोग खाना खाकर बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे, तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी, धीरे से बोली, तुम्हारा दोस्त है ना अमान, इसे उस बाग की तरफ मत जाने देना। खलीम चौंक गया। क्यों दादी? दादी की आंखें जैसे किसी पुराने डर को दोबारा जी रही थीं। उस बाग में एक पंडित की आत्मा भटकती है। कोई भी परदेसी अगर वहां रात को गया तो कभी वापस सही सलामत नहीं लौटा। सभी दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सागर बोला, दादी की तुम्हें दम तो है, लेकिन हो सकता है पुरानी अफवाह हो। अमान हंसा, कितना डराएंगे भाई, हम तो शहर से हैं, अब बाग का डर तो नहीं लगेगा। अगली सुबह कलीम और सभी दोस्त खेतों की तरफ गए। अमान और उसकी बीवी घर में आराम कर रहे थे। यहीं से कहानी शुरू होती है। अमान की बीवी को घर में अकेले अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर से धीमे धीमे उसका नाम ले रहा हो। शब भी वह डर के मारे कांप उठी। बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन आम के पेड़ की छाया में एक परछाई जैसे धीरे धीरे हिल रही थी। पिछली रात की चेतावनी के बाद भी अमान और उसकी बीवी ने उसे हल्के में लिया। खलीम और दोस्त खेतों में थे और अमान की बीवी घर में अकेली। वह सोफे पर बैठी थी जब अचानक उसे बाहर से आवाज आई। शब, ये उसकी बीवी का नाम था। शुरू में उसने सोचा कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, लेकिन आवाज दोबारा आई। अब वो डरने लगी। दरवाजे तक गई, झांक कर देखा, सामने कोई नहीं था, लेकिन आम के बाग की तरफ एक लंबी अजीब सी परछाई दिख रही थी। उसकी नजर जैसे उस परछाई से हट ही नहीं पा रही थी। वो परछाई आम के पुराने पेड़ के पास धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन हवा नहीं थी। वो डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और खलीम को फोन मिलाया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक? उसने घबराई आवाज में कहा, जल्दी आओ, मुझे कोई देख रहा है। खलीम और सभी दोस्त खेत से दौड़ते हुए वापस आए। शाम 5 बजे बाग में जाने का फैसला। सागर बोला, हम खुद चलकर देखेंगे बाग में क्या है, वरना डर फैल जाएगा। खलीम, मोहम्मद, सागर, गीशान और मामा का बॉय, 5 दोस्तों ने मिलकर अमान को भी साथ लिया और बाग की ओर निकल पड़े। अमान की बीवी को गांव की एक आंटी के पास छोड़ दिया गया ताकि वह सुरक्षित रहे। बाग में घुसते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा एकदम ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी, जैसे किसी की निगाहें उन पर थीं। अचानक गीशान बोला, भाई, पेड़ पर कुछ लटका है, देखो वो क्या है? सबने देखा। एक पुराने आम के पेड़ की डाली से कोई लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया टंगी हुई थी। कलीम ने कहा, कोई तांत्रिक चीज लग रही है, हटाओ मत। तभी मामा का बॉय मस्ती में बोला, अबे हट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन वीडियो तो बना लेता हूँ। उसने फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, ओपन कोर्ट, कहा था इस जगह मत आना, क्लोज कोर्ट। सबके होश उड़ गए। ये आवाज किसी बूढ़े की थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सागर डर से बोला, भाई, ये उसी पंडित की आत्मा है जिसने खुदकुशी की थी यहीं पे। पुराना रहस्य। पंडित का श्राप कलीम की दादी ने कभी बताया था। ओपन कोर्ट। बरसों पहले एक पंडित इस बाग में पूजा करता था। किसी ने उसकी पत्नी पर शक किया। गांव वालों ने उसे बदनाम कर भगा दिया। उसी ने श्राप दिया था, इस बाग में जो बाहरी आएगा वो मेरी पीड़ा का हिस्सा बनेगा। फिर एक रात वो पंडित इसी आम के पेड़ पर फंदा लगाकर मर गया। तब से उसकी आत्मा यहीं है, क्लोज कोर्ट। अब डर सामने था, शाम का अंधेरा घिरने लगा था। अमान बोला, भाई अब वापस चलते हैं, बहुत हो गया। लेकिन रास्ते में एक और झटका मिला। जैसे ही ये लोग मुड़े, पीछे से हंसी की आवाज आई। एक औरत थी। सबने एक साथ पलटकर देखा। एक धुंधली औरत की आकृति आम के पेड़ों के बीच से निकली और एकदम गायब हो गई। अब कोई नहीं रुका, सब भागे, जोर से पूरी जान लगाकर।
घर वापसी और एक नई परेशानी। गांव वापस पहुंचते ही कलीम की दादी ने उनका हाल देखा और बस एक ही बात कही, तुम सबने पंडित की नींद तोड़ी है, अब ये बाग तुम्हारा पीछा। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। अमान की बीवी अब ठीक नहीं थी, वो एकदम चुप थी, उसकी आंखें सुन्न और आवाज गायब। बाग से लौटने के बाद सबके मन में डर बैठ गया था, लेकिन सबसे अजीब बदलाव आया अमान की बीवी शब्बी में। वो जो शांत मुस्कुराती लड़की थी, अब एकदम चुप, किसी से बात नहीं करती, किसी की आंखों में नहीं देखती, और जब देखती तो बस एकटक घूरती रहती। शुरुआत में लगा कि डर की वजह से सदमे में है। कलीम की दादी ने ताबीज भी पहनाया और हल्का फुल्का झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन अगली रात शब्बी ने दरवाजा तोड़ा। रात के करीब 2-3 बजे कलीम की माँ ने दरवाजा खुलने की तेज आवाज सुनी। सोचकर उठी कि शायद अमान पानी पीने उठा होगा, लेकिन जब कमरे से बाहर निकली, शब्बी घर से बाहर जा रही थी, बिना चप्पल, बिना कुछ पहने, आंखें लाल और चाल बिल्कुल सीधी। कलीम की माँ ने आवाज दी, बिटिया इतनी रात को कहाँ जा रही हो? शब्बी रुक गई, धीरे से गर्दन मोड़ी और ऐसे मुस्कराई जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है। मुझे वहां वापस जाना है, शब्बी ने धीरे से बोला। ओपन कोट, मैंने कहा था ना, उस पेड़ को मत छेड़ो, अब देर हो चुकी है। क्लोज कोट। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। सब दौड़े। अमान रोता रहा, क्या हो गया मेरी बीवी को? पंडित की परछाई। हकीकत सामने आई। अगली सुबह कलीम की दादी, कलीम, मोहम्मद और सागर सब मिलकर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने सिर्फ शब्बी की तस्वीर देखकर कहा, ओपन कोट, उस पर एक अधूरी आत्मा का साया है। जो अधूरी मौत मरा हो और बदला अधूरा हो, वो ऐसी ही आत्मा होती है। क्लोज कोट। बाबा ने पूछा, कहीं किसी आत्महत्या वाले पेड़ को तो नहीं छेड़ा? कलीम बोला, जी, उस आम के पेड़ से एक लाल कपड़े में बंधी गुड़िया मिली थी। बाबा की आंखों में गुस्सा आ गया। ओपन कोट, तुम लोगों ने उस आत्मा की मुहर तोड़ी है। अब ये आत्मा सिर्फ बाग में नहीं, अब शब्बी में है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो हर रात कुछ ना कुछ करेगा। आग का सपना और जले हुए पैर। अगली रात शब्बी सो रही थी, अचानक जोर से चीखते हुए उठी और चिल्लाई, ओपन कोट, मैं जल गई हूँ, मुझे बचा लो। क्लोज कोट। जब अमान और कलीम कमरे में घुसे तो देखा शब्बी के पैर नीचे से सच में जल चुके थे, जैसे किसी आग पर चलकर आई हो, लेकिन बिस्तर सब एकदम साफ। अब सभी को यकीन हो गया, ये कोई बुखार या सदमा नहीं, ये कुछ और है। पंडित की आत्मा क्या चाहती है? बाबा ने कहा, ओपन कोट, जिसने भी उस गुड़िया को हाथ लगाया वो अब खतरे में है। अगर वो गुड़िया वापस उसी पेड़ पर नहीं चढ़ाई गई एक खास मंत्र के साथ, तो वो आत्मा शब्बी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। अब ये जिम्मेदारी कलीम, अमान और दोस्त उठाते हैं। रात के 12 बजे उस पेड़ के पास जाकर उस आत्मा को उसकी चीज लौटाने की। गांव नोसी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जिसे भुलाना आसान नहीं। अमन की बीवी जो कुछ दिन पहले तक बेहोश पड़ी थी, उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी आंखें खुली और सबसे पहली बात जो उसने कही, उस रात मंदिर में कोई था। वो कह रहा था, मुझे मेरा वचन दो। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया, ये उसी पंडित की आत्मा थी जो सालों पहले गांव में एक अनसुना श्राप छोड़ गया था। फिर गांव के पुराने मंदिर में एक हवन कराया गया। कलीम और उसके सभी दोस्तों, मोहम्मद, सागर, जीसान और अमन ने मिलकर पंडित की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। हवन के दौरान जब आखिरी आहुति दी गई, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने गहरी सांस लेकर विदा ली हो। उस दिन के बाद अमन की बीवी पूरी तरह ठीक हो गई। उसने कहा, अब सब कुछ हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। गांव की फिजा फिर से नॉर्मल हो गई थी। पर इन दोस्तों की जिंदगी में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वो आत्मा बस इतनी ही चाहती थी या कुछ अधूरा अब भी बाकी है?